हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि पता है कि हमारी जो क्लासेस कंटिन्यू ढंग से चल रही है और आज हम कक्षा 10th के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, जो कि आज का टॉपिक का नाम है हमारा इतिहास। ठीक है, इतिहास में आज हम लोग ऑलरेडी जो है एक चैप्टर का कंप्लीट कोर्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट तरीके से हम उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के सामने वो है समाजवाद तथा साम्यवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका ऑलरेडी हम लोग क्या कर है ना, इसका जो है ऑलरेडी एक बार डाला जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं पहले वाला क्लास तो आप उसको जरूर अटेंड करिएगा। चलिए, तो एक बार आप इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से एकदम बिल्कुल शुरुआत है। आज हम लंबे लंबे जो क्वेश्चन होता है हमारा, जिसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उस तरह का जो क्वेश्चन है वो सभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल हैंड रिटन एकदम लिखा गया है, एकदम बहुत है ना, है ऐसा। इस तरीके से आज हम आप लोग को बताएंगे कि बहुत ही कम समय में, कहने का मतलब है हमारा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इस क्लास को आसान से और ध्यान से देख लेते हैं तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो बढ़े आगे, एक बार बताइएगा आप सभी लोग। तो चलिए, समाजवाद और साम्यवाद, सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, चलिए, क्लियर। चलिए, तो देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा, लेसन 2 है हमारा, समाजवाद और साम्यवाद और रूस की क्रांति, सारा कुछ इसी में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि समाजवाद का संक्षिप्त व्याख्या करें। कहने का मतलब है कि समाजवाद आखिर होता क्या है, कहते किसको है समाजवाद। तो आप ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, है ना, थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए समाजवाद क्या है, हम इसको बहुत ही है ना अच्छे शब्दों में हम कंप्लीट करेंगे इसको। आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए, अगर कहीं ना दिखे तो आप बता सकते हैं हमें। चलिए, कंप्लीट तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो समाजवाद क्या है, ये हमारा क्वेश्चन। तो समाजवादी नागरिक और कानूनी समानता से अधिक महत्व और सामाजिक आर्थिक समानता को देती है। ठीक है, समाजवादी जो है, समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है, समाजवादी जो एक ऐसी विचारधारा है जो क्या करती है, नागरिक कानूनी समानता, नागरिक समानता और कानूनी समानता, ठीक है, से अधिक महत्व सामाजिक और आर्थिक समानता को देती है। ठीक है, जैसे आप जितना कानून के बारे में नहीं जानते उतना आप अपने समाज के बारे में जानते हो कि हमारे समाज में क्या चलता है, क्या करना है, कैसे रहना है ना, क्या नियम है, क्या कानून है। लेकिन आपको कानून के बारे में पता नहीं होगा, है ना। आप कानून की बात को नहीं मान सकते कि हाँ अनुच्छेद इतना में आपको ये कहा गया है, लेकिन आप ये भली भांति जरूर जानते हो कि आपका जो मोहल्ला है, जो आपका समाज है, उसमें आप किस तरीके से और कैसे रहना है। क्लियर है यहाँ तक? इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हो। वही यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है, ठीक है, जिसका नागरिक से ज्यादा, कानून से भी ज्यादा सम्मान किया जाता है। समझ में आ रहा है? समाज का नागरिक से ज्यादा, एक इंसान से भी ज्यादा और एक कानून से भी ज्यादा सम्मान किया जाता है समाजवादी का। ठीक है, वही क्या है, समाजवाद है। समाजवादियों ने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिसमें उत्पादन एवं साधनों पर निजी स्वामित्व का, निजी का मतलब किसी खास व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए, अब क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखिएगा क्या कहना है आगे। तो यहां पर देखिए, समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जहां नागरिक और कानून से ज्यादा, है ना, इस समाजवादी को अधिकार दिया जाता है, इस समाज को अधिकार दिया जाता है। कहने का मतलब है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां समाजवादियों ने ऐसा कहा है कि जिसके तहत उत्पादन के साधनों पर क्या हो, निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर क्या हो, निजी स्वामित्व का अधिकार ना हो, बल्कि एक पूरे समाज का अधिकार हो। ठीक है, आरंभिक समाजवादियों को
स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। ठीक है, आगे चलकर कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया है। सिंपल सा, आपको इतना तामझाम नहीं याद करना है। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां किसी खास व्यक्ति उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे समाज का क्या होता है, हक होता है, अधिकार होता है। जैसे स्कूल क्या है, एक समाजवादी है, सार्वजनिक स्थान है। समाजवाद का मतलब होता है सार्वजनिक, जहां उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है। आपको इसको रटने का जरूरत नहीं है, आप दिमाग में एक बार बैठा लीजिए कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है हमारे समाज के लिए, जिसके तहत जिसके उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के क्या होता है, पूरे समाज का हक होता है, अधिकार होता है। क्लियर है? यहां तक आप यहां तक बिल्कुल सहमत होंगे, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है यहां तक, है ना? बहुत आसानी तरीके से हम इसको समझा दिए आप सभी को। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी और बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप समझिएगा इसको, बिल्कुल, है ना? चलिए देखिए क्या है दूसरा। तो यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। ये हमारा क्वेश्चन कि यूरोप में जो रहने वाले यूरोपियन थे, जैसे भारत में रहने वाला भारतीय, जापान में रहने वाला जापानीज, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, उसी तरह यूरोप में रहने वाला जो भी यूरोपियन व्यक्ति थे, समाजवाद इस समाज के बारे में क्या मत था, उनका क्या कहना था, किस नजर से इस समाज को देखते थे और उन्होंने क्या क्या कानून बनाया है, क्या नियम बनाया है, उसका व्याख्या करें, उसका वर्णन करें। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है आपको। ठीक है, तो इस यूरोपियन, है ना, इनके लिए, यूरोपियन के लिए समाजवाद एक ऐसी आदर्श सिद्धांत मात्र था। ठीक है, वे उच्च और, है ना, उच्च और क्या है, अव्यावहारिक आदर्शों से प्रभावित थे। क्या थे? उच्च और अव्यावहारिक आदर्श से क्या थे, प्रभावित थे। मतलब लोगों का क्या था, नियम इस पर लादा गया था, जबरदस्ती थोपा गया था। ठीक है, वे वर्ष संघर्ष की अपेक्षा वर्ग समन्वय के सिद्धांत में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, सेंट साइमन, चार्ल्स, ठीक है, फूरिये, लुई ब्ला, या फिर क्या है, या तथा रॉबर्ट ओवेन, ये सब क्या है, यूरोपियन का नाम है। ठीक है, इनमें से प्रमुख थे। इनका कहना था कि समाजवाद जो है, इनका कहना था यूरोपियन लोगों का, इनके लिए समाजवाद क्या था, एक सिद्धांत मात्र था, बस एक नियम था, एक थ्योरी था इनके लिए। बस लिख दिया गया कि जैसे रहता है दीवार पर लिखा हुआ रहता है कि ये नियम है ना, मानना क्या है, अनिवार्य, लेकिन कोई मानता नहीं है। उसी तरीके से यूरोपियन लोगों का क्या था, एक सिद्धांत मात्र था, एक लिखा हुआ एक दस्तावेज सिर्फ बन करके रह गए, लेकिन इसको ये मानते नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो यूरोपियन लोग मानते किसको थे, तो वे उच्च और अव्यवहारिक आदर्शों से प्रभावित थे। मतलब लोगों के नियम से क्या थे, दबे कुचले थे। ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे जो नियम थे, है ना, जो इनके क्या था, इनके विरुद्ध थे। वो वर्ग संघर्ष की उपेक्षा करके, वर्ग संघर्ष की अवहेलना करके क्या करते थे, वर्ग समन्वय के सिद्धांत में क्या करते थे, विश्वास करते थे। समझ में आ गया? तो यूरोपियन लोग क्या करते थे, वर्ग संघर्ष के जगह वर्ग समन्वय की बात करते थे। ठीक है, इनमें से कौन कौन से यूरोपियन व्यक्ति थे, तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, ठीक है, लुई, रॉबर्ट ओवेन, इनमें से क्या है, प्रमुख व्यक्ति हैं जो क्या करते थे, समाजवाद के बहिष्कार करते थे। ठीक है, समाजवाद को मजबूरी था, है, इन पर जबरदस्ती थोपा गया था। तो आप अगर आपके ऊपर कोई चीज जबरदस्ती थोपा जाए तो आप उसको अपनी इच्छा से ना स्वीकार करके क्या करेंगे, जबरदस्ती, है ना, मजबूरी में स्वीकार करेंगे। वही होता है वर्ग समन्वय। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इस दो क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हम कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दें। आखिर कार्ल मार्क्स कौन थे, है ना, आखिर किस बला का नाम है कार्ल मार्क्स, अच्छे दार्शनिक थे या क्या थे, इनके बारे में हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त क्या दें, परिचय दें। ये हम अपने आपके क्वेश्चन को क्या किए, अंडरलाइन कर दिए। ये है आपका क्वेश्चन।
अब इसको हम लोग समझेंगे कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, आखिर कौन थे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। उन्होंने समाजवाद की एक ऐसी व्याख्या की, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के संबंध में ऐसी ऐसी बातें कही है, ठीक है, इन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी है, जैसे दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इस समाज के बारे में उन्होंने एक अच्छे नजर से इनको देखा और समाज को भली भांति पहचाना। किसने? कार्ल मार्क्स ने। जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। क्लियर है यहां तक? उन्होंने समाजवाद यानी कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की एक नई व्याख्या की। इसे वैज्ञानिक समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाज कहा जाता है। आप ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं आपको, ठीक है। दास कैपिटल उनकी विख्यात पुस्तक है। मार्क्स जो है पूंजीवाद के क्या थे? विरोधी थे, पूंजीवाद के विरोधी थे। इनका मानना था कि किसी भी है ना, कोई भी संपत्ति हो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के किसी पूरे व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। इसके संबंध में उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी है, ठीक है, इस समाज को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि पहले राजा का अधिकार चलता था, राजा जो भी नियम लगाया जनता को मानना पड़ता था, भले ही मजबूरी में मानना पड़े लेकिन मानना पड़ता था। तो इसके लिए इन्होंने काफी विरोधें भी की है, बहुत सारी आवाजें उठाई है, आंदोलन किया। इसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया? बहुत सारी है ना पुस्तकें भी लिखी, जिसमें से दास कैपिटल एक प्रख्यात पुस्तक है, कहते हैं ना प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका मानना था कि इस समाज के जितना भी है ये प्रकृति की देन है, ये हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, इन पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको पता होगा कि तरह तरह का भेदभाव किया जाता था, है ना, गोरा काला का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, जातिवाद का भेदभाव, ठीक है। तो इस तरीके का भेदभाव से साफ पता चलता है कि अगर आप स्कूल खोले हैं तो सिर्फ आप ही का जो है बेटा बेटी जो भी नन्ना मुन्ना पढ़ने के लिए जाएगा। आप गरीब हैं तो आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। पूंजीपति का अधिकार था, किसी एक व्यक्ति का अधिकार था, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इन्होंने समाज को एक अच्छा न्याय दिलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कही है। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के क्या थे? विरोधी थे। वो श्रमिकों को एकजुट होकर के शोषण का विरोध करने को उत्प्रेरित करते थे। वो कहते थे श्रमिकों को बार बार समझाते थे कि आप अपने हक के लिए लड़िए, ठीक है, आपका हक है। जैसे जबरदस्ती किसी पर अगर नियम थोपा जाए तो कानूनन जुर्म है ना, ये तो हमारे इंसानियत के खिलाफ है। तो आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों चुपचाप सहन करते जा रहे हैं? और रीजन था, अगर आप आवाज उठाते हैं, क्योंकि सभी में एकता नहीं थी, है ना, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सब मिल करके एकजुट होकर के अगर आप आवाज उठाते हैं, है ना, तो आपके जो भी आपके ऊपर है ना जो कानून लगाते वो क्या होंगे? अपने आप धराशायी हो जाएंगे, मतलब है ना, उनका अस्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था कार्ल मार्क्स का जीवनी और संक्षिप्त परिचय। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है, इस समाज को एक अच्छा न्याय देने के लिए, एक अच्छी राह दिखाने के लिए। इसमें से पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। चलिए यहां तक आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। अब देखिए आपके सामने है आपका चौथा क्वेश्चन। इसको भी हम बहुत आसानी तरीके से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिख रहा है तो हम अगले क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। चलिए यहां पर आपको अच्छा दिखेगा, वही क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा और हम इसको भी क्या करेंगे, बहुत ही कम लैंग्वेज में, है ना। कहने का मतलब है कि दोबारा हमको रटना ना पड़े, सर कुछ ऐसा पढ़ा दीजिए। तो चलिए हमने आपकी बात को समझ लिया और वैसा ही हमने कुछ कर दिया। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा तो आप ये क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो समाजवाद ने साम्यवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है। समाजवाद और साम्यवाद कहने का मतलब है दोनों एक ही वर्ड होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बस एक नया वर्ड दे दिया जिसको कहते हैं साम्यवाद, ठीक है। तो साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, ठीक है। इतिहास की आर्थिक भौतिक विवेचना कर मार्क्स ने बताया कि मानव इतिहास उत्पादन के साधनों, मानव का जो इतिहास है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए
दो वर्गों में बांट दिया है। ठीक है, पूंजीपतियां और श्रमिकों में संघर्ष की कहानी है। देखिए आखिर क्यों ये पूंजीवाद और समाजवाद बन गया। तो जब लोगों ने देखा कि इस प्रकृति का लगातार दोहन हो रहा है, दोहन कहने का मतलब है कि जहां आपको क्या चाहिए, जैसे घर की बात आप कर लेते हैं, घर की बात ले लें कि जहां आप 2 रोटी खाते हो, अगर वहां 4 रोटी बन जाए, 3 रोटी बन जाए, तो 1 रोटी कहाँ जाएगा, फेंका जाएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे कंडीशन में मान लिया जाए एक ही जगह से 2 आदमी खाना बना रहा है। ठीक है, वही चावल है, आप एक ही गिलास खाना बनाते हैं, ठीक है, और आप आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, और दूसरा व्यक्ति आधा ही गिलास बनाता है और पूरा खा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, और दोनों खरीद करके ही लाना है उस सामान को। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके बंटवारा हो जाएगा कि हाँ जितना आप दोनों मिलके खरीदेंगे, है ना, और आधा आधा बांट लेंगे, देखते हैं किसका जल्दी खत्म होता है। तो वही काम हुआ हमारे इस अथी है ना खनिज व्यवस्था के साथ, हमारा ये अर्थव्यवस्था के साथ। लोगों ने देखा, लोगों ने क्या देखा कि गरीब आदमी बेचारा है ना जैसे तैसे नॉर्मल खाना खा करके जी रहा है। ठीक है, लेकिन अमीर तो सोच रहे हैं कि है ना दोहन तो सब लोग कर रहा है, उस संसाधन का उपयोग, है ना, सब लोग उस संसाधन का उपयोग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया कि 2 भाग में बांट दिया, समाजवाद और पूंजीपति। ठीक है, चलिए, तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि मानव इतिहास या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए 2 वर्गों में पूंजीपतियां और समाज है ना श्रमिकों में संघर्ष की क्या है एक कहानी है। ठीक है, बस पूंजीपतियां दिन प्रतिदिन और पूंजीपति अमीर होता चला जाएगा, और श्रमिक का जो वर्ग है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसका गुलामी करता हुआ जिएगा, है ना। इस कारण से दोनों की क्या है एक संघर्ष की कहानी है, एक लड़ाई की कहानी है। ठीक है, वर्गहीन समाज की स्थापना होगी तथा सर्वहारा वर्ग की क्या होगी, विजय होगी। देखिए, जो समाज से बेघर है ना, जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका क्या होगा, विनाश होगा। और जो पूंजीपति उसका दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसका ग्रोथ होता चला जाएगा। ठीक है, तो वर्ग विहीन समाज मतलब मजदूर समाज की स्थापना होगी, सॉरी वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी तथा सर्वहारा वर्ग की क्या होगी, विजय होगी। जो मजदूर का क्या होगा, देखिए यहां लिखा हुआ साफ साफ कि वर्ग विहीन समाज का स्थापना होगा, ठीक है, तथा सर्वहारा वर्ग का क्या होगा, विजय होगा। यही इस समाज का क्या है मतलब है। तो दोनों में समझ में आ गया कि समाजवाद और साम्यवाद का मतलब क्या होता है। साम्यवाद का मतलब है कि पूंजी का बंटवारा, पूंजीवादी में और समाजवादी में। चलिए क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जी, ठीक है, सॉरी चौथा क्वेश्चन। देखते हैं 5वें क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। चलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसे थी। जब रूसी क्रांति हुआ था, है ना, मेरे ख्याल से है ना 1917 में हुआ था रूसी क्रांति, ठीक है। तो जब रूसी क्रांति हुआ था उससे पूर्व किसानों की स्थिति कैसे थी, मतलब अगर क्रांति नहीं करती तो क्रांति के बाद की कहानी है ना, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्यों क्रांति किया, ठीक है, उनकी कंडीशन ऐसा क्या रहा होगा कि उन्हें क्रांति करने पर मजबूर कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो रूसी क्रांति जो है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति का परिचय दें, ठीक है। तो रूस में क्या था, रूस में अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है, देखिए क्यों क्रांति हुआ, आखिर क्यों आंदोलन किया जाता है। जब हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जिया जाता है, नहीं है ना, जीने का अधिकार नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, हमको मजबूरन क्या करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, क्रांति करना पड़ता है। इस बात को आप सहमत हैं। तो देखिए पहले क्या था, सबसे पहला कंडीशन ये था, सिर्फ भारत में अंग्रेजों ने ही शासन नहीं किया, अलग अलग अमेरिका ले ले, रूस ले ले, चीन ले ले, कोई भी देश ले लेते हैं, सब जगह हर कोई ने शासन किया, सब जगह लड़ाइयां हुई, तभी वो देश स्वतंत्र हुआ है, ठीक है। अब देश देखिए, तो रूस में क्या था, क्रांति का कारण थे रूस के अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। वहां के जो पूंजीपति वर्ग के जो समूह थे, पूंजीपति वर्ग के जो व्यक्ति होते थे,
वो गरीबों को क्या करते थे, तो कुछ पैसा देते थे, है ना, लोभ प्रलोभन की आज ले जाइए, अगर आपके घर में खाना नहीं है तो हम आपको पैसा देते हैं, आप क्या करिए, इस पैसे से आप खाना खरीदिए और क्या करिए, अपने परिवार का भरण पोषण करिए। खुशी खुशी पहले दे दिया। और अगर नहीं भी ऐसा दिया जाता था तो वो क्या करते, भूखे, है ना, पूंजीपति के दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें क्या चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कुछ खाना दीजिए। और उस समय वो खाना खिला देते थे और बाद में क्या करते थे, उसका ऋण चुकाया जाता था, उनका जमीन हड़प लिया जाता था किसानों का। और कहा जाता था कि जब तक आप जितना पैसा हमसे लिए हैं, जब तक वो चुकता नहीं हो जाता, आप हमारे यहाँ सब दिन काम करिए, आपका जमीन भी क्या करेंगे, हम ही ले लेंगे। यानी वो खुद के जमीन पर काम करते थे और यहाँ तक कि बंधुआ मजदूर की तरह। और उन्हें कोई सैलरी भी नहीं दिया जाता था, अनलिमिटेड, है ना। पूछा जाता था कि मेरा क्या हुआ, मेरा जो हमने जो आपसे कर्ज लिया वो पूरा हुआ, तो अभी नहीं हुआ, है ना, काम करो जिंदगी भर। आप अगर आप काम करते करते मर गए तो आपका बेटा काम करेगा। तो इस तरीके का कंडीशन जब हो जाता है तो बंधुआ मजदूर उसको कहते हैं। तो रूस में इसी तरीके का क्या था, कुछ, है ना, नियम लागू था। रूस के अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे थे। तो आंदोलन, इसकी ये भी एक प्रमुख कारण था रूस में क्रांति का। वो समानतों के अधीन जमीन से वहां बंधे हुए थे, है ना, अभी बताया कि जमीन ले लेता था, है ना। क्रीमिया युद्ध के बाद 1861 में, क्रीमिया युद्ध के बाद 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, इसको आप कॉपी में नोट करके रट लीजिएगा, ठीक है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास समाप्त कर दी। एक व्यक्ति का नाम आया जिनका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जब उन्होंने देखा कि रूस में सभी किसानों को बंधुआ मजदूर का जिंदगी जीना पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इस दास प्रथा को ही खत्म कर दिया, कि अब से ऐलान कर दिया कि अब से इस रूस की धरती पर कोई भी बंधुआ मजदूर की जिंदगी नहीं जिएगा, सब क्या है, स्वतंत्र हैं। कौन किया, अलेक्जेंडर द्वितीय ने। चलिए आगे देखिएगा। कृषि दासता की जिंदगी क्या कर दी, समाप्त कर दी। इससे उनकी स्थिति में क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ। इससे किसानों की स्थिति थोड़ी सी राहत मिली कि चलो भरपेट भोजन ही ना सही, कम ही आधा पेट ही मिल रहा है, लेकिन स्वतंत्र तो जी रहे हैं, है ना, स्वतंत्र तो जी रहे हैं। आप जैसे मान लिया जाए, आप किसी तोता को पकड़ के पिंजड़ा में कैद कर देते हैं, ठीक है, किसी तोता को पिंजड़ा में कैद कर देते हैं आप, ठीक है। अगर वही तोता को आप घर में अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं, काजू बादाम चावल दाल सब कुछ खिलाते, फिर भी वो खुश नहीं रहता है। लेकिन वही तोता जंगल के सूखी फल खा करके ही क्या होता है, हृष्ट पृष्ट और आजाद होता है। तो वही रीजन था। उन्हें एक तो भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, है ना, रूस के किसान को, और बंधुआ मजदूर भी बना करके रख दिया। तो ये जो अलेक्जेंडर द्वितीय थे, एक महान व्यक्ति थे। इन्होंने, है ना, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें कृषि दासता को ही हटा दिया। बहुत सारे आंदोलन किए, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है ना। चलिए, तो इससे क्या हुआ, किसानों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जमीन अभी भी क्या था, उन्हीं के पास था। जमीन के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ गया और करों का बोझ भी था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। उन्हें क्या करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, है ना। करों का बोझ भी था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी अथवा बेचनी पड़ी। अतः वे पुनः खेतीहार मजदूर बन गए और दोबारा वो क्या कर बन गए, मजदूरी करने लगे। जैसे पहले क्या हुआ, अलेक्जेंडर द्वितीय आए, रूस के जितना भी किसान था सभी लोगों का जमीन क्या किया, लौटा दिया, है ना। भले उसके यहाँ काम करते थे, आधा पेट भोजन तो देता था वहां का जो भी राजा था, ठीक है। अब वहां से क्या किया, उसको हटा दिया। थोड़ा सा राहत तो मिला, लेकिन अभी भी जमीन, उसको कर्ज बोला कि हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन आप जितना कर्ज हमसे लिए हैं उतना कर्ज आप हमें लौटा दें तो हम आपको क्या करेंगे, आजाद करने। बोला ठीक है। अब जैसे वो उनको क्या मिला, आजादी मिल गया किसान को वहां के राजा से, तो खाएगा क्या, है ना। खेती करेगा तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ा, उन्हें अपनी खेत बेच करके रूस के राजा को, रूस के शासक को उनकी जो भी लिया था पैसा उसको चुकाना पड़ा। और फिर से इस तरह से अब खेती नहीं बचा तो फिर से भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए दूसरे के यहाँ मजदूरी करने लगे, फिर से खेतीहर मजदूर बन गए। भले ही पहले अब क्या है, स्वतंत्र हैं।
पहले बंधुआ थे, उन्हें जबरदस्ती काम करना होता था, लेकिन अब अपनी इच्छा से काम करेंगे, है ना। तो इस तरह का कंडीशन हुआ था रूस में, जो कि सबसे बड़ा क्रांति का कारण था। ठीक है ना। इसको एकदम आराम से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है यहां तक। ये है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, बहुत कम शब्द में इसको कवर कर लेंगे। चलिए ध्यान से आप समझने का कोशिश करिए। चलिए क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आप सभी को समझा रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए तो आपको भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति, रूस में जो क्रांति हुआ था उसका दो कारण बताना है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारणों में से सामाजिक आर्थिक रूसी समाजवाद के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत क्या थी, दयनीय थी। अभी हमने बताया कि रूस के अधिकांश किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी, है ना, और भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा, है ना। दूसरा रीजन क्या था, मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे, है ना, शासक के, है ना, शोषण का शिकार बने हुए थे। जो कहता था शासक वही मजदूर किसान को करना पड़ता था। ठीक है, अतः किसान मजदूर क्या थे, जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी क्या थी, दुर्बल थी। रूस की आर्थिक स्थिति क्या थी, दुर्बल थी, कमजोर थी। वहां का कंडीशन अच्छा नहीं था, लोगों को सुविधा नहीं दिया जाता था। इस कारण से लोगों को भूखे रहना पड़ता था, और भूखे मरने से अच्छा है कि अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ के कुछ करें, है ना। हम भले ही मर जाएंगे, लेकिन आने वाला हमारा पीढ़ी तो सुखी से रहेगा। लेकिन अगर आप आंदोलन नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप तो हैं ही बंधुआ मजदूर, आपका आने वाला पीढ़ी भी मजदूर होगा। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना सही समझा, और यही भी क्या था, एक सबसे बड़ा कारण था। रूस की आर्थिक स्थिति क्या थी, दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं था, ना तो सिंचाई की व्यवस्था था, ना तो उर्वरक का कोई साधन था। ठीक है, इस कारण से किसान खेती भी नहीं कर सकते थे, तथा युद्ध में रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, युद्ध भी करता था रूस। ठीक है, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई, इससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ देखिए, चलिए रूस में क्या हुआ, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। बेरोजगारी और गरीबी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या था, किसानों की स्थिति खराब थी, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, और ऊपर से वहां पर क्या हो गया, युद्ध करना पड़ा, अपने हक के लिए जार शासक से लड़ना पड़ा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और बहुत बड़ा क्रांति करना पड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा रूस के किसान को। तब जाकर के क्या हुआ, रूस को एक अच्छा जीवन मिला, और उन्हें भरपेट भोजन मिला। ठीक है, तो ये सारी कहानियां थी आज की। ठीक है, और हमने 6 क्वेश्चन को कवर किया। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम कम पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि रूस की क्रांति का कारण क्या था, रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी, है ना, कार्ल मार्क्स कौन था, सारा कुछ हमने कवर करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए, कॉपी में उतार करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए।